तो आप सब हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कैपिटल पर। गाइस, जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का बैच चला हुआ है उसमें ऑलरेडी हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफॉर्म्स इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर ऑलरेडी हम लोग जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल सिस्टम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। उसकी हमने 2 अप्रोच पढ़ी थी, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। उसके बाद हम लोगों ने रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा था, है ना। तो आज उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज इस लेक्चर में 2nd चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। आज के लेक्चर में हम रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, डिफरेंट सेक्टर में टाइम टू टाइम क्या रिफॉर्म्स हुए एंड वीकनेस इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हमारे भारतीय वित्तीय प्रणाली के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या वीकनेस है, कमजोरी क्या क्या है, वो सभी चीजें इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफॉर्म्स इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। तो रिफॉर्म्स इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में को पढ़ने से पहले उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिफॉर्म्स क्यों किए जाते हैं। चाहे हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, किसी और सेक्टर की बात करें, कि क्या मेन मुद्दा होता है कि रिफॉर्म्स किए जाते हैं, उनका मेन एम्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। तो सबसे पहले यही पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो पहला जो एम है, कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी इन द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, है ना। कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी इन द ऑपरेशंस। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट ये चाहती है कि सिस्टम के अंदर नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आए, है ना, जिससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो और बेटर एक अच्छा सिस्टम सिटीजन को प्रोवाइड किया जा सके, है ना, ताकि हमारी सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हो। इसलिए रिफॉर्म्स किए जाते हैं। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी सॉरी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जो मार्केट के अंदर टाइम टू टाइम चेंज आए ताकि उनको आसानी से अडॉप्ट किया जा सके, है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद अ ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड अडेप्टेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द मार्केट सिस्टम या मार्केट चेंजेस, है ना। तो इसलिए भी रिफॉर्म्स किए जाते हैं। बेटर गवर्नेंस सिस्टम, हमारे सिस्टम को एक अच्छा, एक बेहतरीन शासन प्रणाली बनाने के लिए भी रिफॉर्म्स किए जाते हैं, ताकि जो हमारा टाइम है कि किसी काम को करने में ज्यादा टाइम लगता है उस टाइम को रिड्यूस किया जा सके, कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके और एक बेहतर जो है फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सेक्टर तैयार हो सके। ट्रांसपेरेंट सिस्टम का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी आए, ज्यादा से ज्यादा ओपननेस आए, लोगों को पता चले कि चीजें कैसे हो रही हैं, है ना, ताकि किसी प्रकार की कोई भी फ्रॉड की संभावना न रहे। स्टेबिलिटी, देखिए मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उन उतार चढ़ाव से निकलने के लिए ही रिफॉर्म्स किए जाते हैं, ताकि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम एक स्टेबिलिटी बनी रहे, है ना। ज्यादा जो है इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल के अंदर है, महंगाई ज्यादा ना बढ़े, इसलिए भी रिफॉर्म्स किए जाते हैं। तो रिफॉर्म्स को यहाँ पर मैंने चार पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म एंड अदर रिफॉर्म्स। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स। इन्हीं सेक्टर के हम लोग रिफॉर्म्स पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में वैसे तो टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स होते रहे हैं, लेकिन मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करूं तो सबसे बड़ा रिफॉर्म्स आया था 1949 के अंदर, जब हमारे देश के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को लेके आई थी गवर्नमेंट, है ना। तो इस जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट गवर्नमेंट लेके आई थी, इसका मेन पर्पस था कि पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट किया जा सके, सुपरवाइज किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। और इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ही जो हमारा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको नेशनलाइज किया गया, है ना। तो ये याद आप लोगों ने जरूर रखना है और ये है हमारी हेडिंग, इसको आपने एक्सप्लेन करना है एग्जाम के अंदर। उसके बाद है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। बैंक का नेशनलाइज किया गया 1969 के अंदर। जब मैंने आपको इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ाया था, वहां पर भी ये चीजें बताई थी कि 1969 के अंदर हमने 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया
और 6 बैंकों का नेशनलाइज हमने 1980 के अंदर किया। इन सभी बैंकों के नाम जब मैं आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर डिटेल में करवाऊंगा वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा 2019-20 के अंदर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स आया था कि बहुत सारे बैंक को आपस में कंसोलिडेट एंड मर्ज कर दिया गया था, है ना। वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2020 से, है ना, और अनाउंसमेंट हुई थी उसकी 2019 के अंदर। तो ये सभी बैंक्स आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, है ना, कि जो ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स थे उसको किसके अंदर अमलगमेट कर दिया गया था, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, और ये देश का सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन गया था। करंट के अंदर जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट बैंक है उस बैंक का नाम एक बार जिसको पता है कमेंट में बता दीजिए। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया था, है ना। आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक था उसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया गया था। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के अंदर, विजया बैंक एंड देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, है ना। एक कैपिटल फर्स्ट नाम से एक बैंक होता था उसको 13 जनवरी 2008 को IDFC बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया था। तो ये बैंक्स जो है इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। इसके बाद है रिडक्शन इन SLR एंड CRR। SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एंड CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। देखिए ये बहुत बड़ा रिफॉर्म्स आया था 90s के दौरान जब हमारे देश के अंदर जो LPG का कंसेप्ट आया था उसके बाद से काफी सारे चेंजेस बैंकिंग सेक्टर के अंदर लेके आए गए। एक कमेटी बनाई गई नरसिम्हम कमेटी, उस कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसके रिकमेंडेशन के आधार पर जो SLR एंड CRR है उनके अंदर कमी लेके आई गवर्नमेंट, है ना। SLR और CRR को रिड्यूस किया गया। देखिए जो SLR था उसको 39% से रिड्यूस करके 25% कर दिया था, एंड जो करंट में SLR है वो 18% है एंड CRR जो है वो 4.50 यानी कि 4.5% है। ठीक है जी, ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। देखिए ये किसका है SLR, ये यहां पर लिखा हुआ 25% ऑफ डिपॉजिट्स। इस डिपॉजिट को काटकर आप NDTL कर लीजिए, नेट डिमांड्स एंड टाइम लाइबिलिटीज, है ना। अगर आपसे पूछे कि करंट SLR क्या है आप बताओगे 18%, लेकिन किसका 18% आप लोग बताओगे कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ये सभी चीजें जब हम लोग आगे करेंगे ना बेजल नॉर्म्स वगैरह, वहां पर काफी चीजें ये काम आएंगी आप लोगों को। सभी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा आप लोगों को वहां पर आप लोगों के डिटेल में चीजें करवाई जाएंगी, है ना, कि नेट डिमांड्स क्या होता है, टाइम लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ये सभी चीजें। रिजर्व बैंक इंस्टीट्यूटेड द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। देखिए जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है वो 2004 के अराउंड लेके आए थे, और इस जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का जो मेन पर्पस था कि पूरी जो मार्केट है उसको स्टेबलाइज करना, ताकि देखो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि RBI इंस्टीट्यूटेड द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम टू ऑब्जर्व द परसिस्टेंट कैपिटल फ्लोज। देखिए उस टाइम जो 2004 के अराउंड जो था हमारे देश के अंदर जो इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। देखिए महंगाई बढ़ने का जो मेन पर्पज है ना वो होता है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा होती है ना। अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा हो तो महंगाई बढ़ती है। लिक्विडिटी ज्यादा होने का मतलब है कि लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है और वो बिना किसी मोल भाव के पैसा खर्च करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इकोनॉमी के अंदर है इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए जो है RBI क्या लेके आया, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इसके अलावा जो है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर एक इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट स्कीम आई, है ना। वैसे तो ये स्कीम जो है 2006 के अंदर शुरू हुई थी, लेकिन टाइम टू टाइम इसके अंदर भी रिफॉर्म कर दिए गए थे RBI ने, और लास्ट जो रिफॉर्म हुआ वो 2018-19 के अंदर हुआ। 18-19 के बाद फिर 2021 के अंदर रिफॉर्म्स किए गए। 2021 के अंदर क्या रिफॉर्म किए गए कि 12 नवंबर, यहां पर लिखा है 12 नवंबर 2021 के अंदर इस जो स्कीम है, जितने भी पहले स्कीम्स चल रही थी ना इस बैंकिंग अम्बर्समेंट स्कीम के अंडर, उन सभी को एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है उसके माध्यम से लॉन्च कर दिया। देखिए 2021 से पहले क्या था, एक स्कीम थी बैंकिंग अम्बर्समेंट स्कीम, 2006 के अंदर आए गए। उसके बाद 2018 के अंदर दूसरी स्कीम लेके आए।
द अम्बर्समेंट स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो एनबीएफसी का कंसेप्ट आता है ना, हम आगे पढ़ेंगे, उनके लिए लेके आए। फिर से एक और स्कीम लेके आए गए, अम्बर्समेंट स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, आजकल जो हमारी यूपीआई हम लोग कर रहे हैं। तो ये तीनों जो तीनों स्कीम थी अलग अलग थी, है ना। तो इन तीनों को एक इंटीग्रेटेड स्कीम बनाकर 2021 के अंदर आरबीआई ने लॉन्च किया और उसका नाम है इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट स्कीम 2021। ठीक है जी। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स की। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स के अंदर जो है सबसे पहले आता है, वैसे तो हमारे कैपिटल मार्केट के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, बट यहां पर मैंने सिर्फ मेजर जो रिफॉर्म्स है ना, जो एग्जाम में लिखने के लायक है, कि मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द मेजर रिफॉर्म्स, रिसेंट मेजर रिफॉर्म्स इन द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर, है ना। तो आप लोग ये चीजें उसके अंदर इंक्लूड करोगे। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, सेबी को देखिए 12 अप्रैल 1988 के अंदर एज ए एडवाइजरी बॉडी एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में जब 1991-92 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, 30 जनवरी 1992 को एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था सेबी एक्ट 1992। उसके तहत जो सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दिया गया, है ना, संवैधानिक बॉडी का जो था दर्जा दिया गया। उसके बाद था डीमैटेरियलाइजेशन कंसेप्ट। डीमैटेरियलाइजेशन कंसेप्ट जो है मैंने पहले भी बताया था इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, कि 1996 के अंदर हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट जो है वो डिपॉजिटरी एक्ट लेके आई थी। डिपॉजिटरी एक्ट का तहत डीमैटेरियलाइजेशन का कंसेप्ट आया। डीमैटेरियलाइजेशन का कंसेप्ट ये कहता है कि जो हम आज शेयर्स की सेल परचेज करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, पहले क्या थी, जो फिजिकल फॉर्म में एक पर्ची आती थी उसके द्वारा ही सेल परचेज होती थी। लेकिन डिपॉजिटरी एक्ट 1996 आने के बाद जो शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनकी सेल परचेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने लगी। जो आजकल आप लोग देखते हैं ना डीमेट अकाउंट का कंसेप्ट, वो डिपॉजिटरी एक्ट के माध्यम से ही आया। डिपॉजिटरी एक्ट के थ्रू ही हमारे देश के अंदर 2 डिपॉजिटरी एस्टेब्लिश की गई, एक 1996 के अंदर की गई और दूसरी 1999 के अंदर की गई। पहली थी एनएसडीएल और दूसरी थी सीडीएसएल। जब हम लोग डिपॉजिटरी एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर ये सभी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद 2000 के अंदर कंपनी एक्ट के अंदर मेजर अमेंडमेंट लेके आई थी गवर्नमेंट। जो आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर मैं आप लोगों को कराऊंगा कैपिटल मार्केट के अंदर। जब हम लोग प्राइमरी मार्केट पढ़ेंगे वहां पर ये चीजें मैं आप लोगों को करवाऊंगा, है ना। जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है उसका जो प्राइस है वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर कोई कंपनी आईपीओ कर रही है तो वो जो है मटेरियलाइजेशन फॉर्म में होना चाहिए, है ना, मटेरियलाइजेशन की फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 के अंदर बना तो दिया गया था, लेकिन सेबी ने उसको रिकॉग्नाइज कब किया, 1993 के अंदर, और 19 अप्रैल 1993 को ही इसने अपने ऑपरेशंस शुरू किए, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव इन इंडिया। देखिए डेरिवेटिव का वैसे तो कंसेप्ट काफी थोड़ा सा आप लोगों को समझने में मुश्किल आ सकती है। बाद में हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे ना डिटेल में, वहां पर आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगी, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा मीनिंग बता देता हूँ। ये डेरिवेटिव का मतलब होता है जब किसी फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव हो, है ना। अब आप लोग कहोगे कि सर ये क्या बात हुई, तो बात यही है दोस्त, जब हम लोग आगे करेंगे ना इस चीज को डिटेल में, वहां पर आप लोगों को चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, है ना। तो जो हमारे देश के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव था वो जून 2000 के अंदर बीएसई ने लॉन्च किया था, जिसका नाम था कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स। अब यहां पर जो मैं चीज कराऊंगा ना उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से अभी जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था 18 जून को, यहां से ये क्वेश्चन बना था, ठीक है। हालांकि वो पेपर लीक हो गया था, वो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन यहां से बनते ही है। जो मैंने पीछे कराया यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 1993 के अंदर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था मल्होत्रा कमेटी, और इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर आर.एन. मल्होत्रा थे, जो कि फॉर्मर आरबीआई फाइनेंस सेक्रेटरी, फॉर्मर आरबीआई चेयरमैन भी रह चुके थे और फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके थे। उन्होंने, इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी, तो वो रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। देखिए एवरी इंश्योरेंस कंपनी शुड हैव स्टेक ऑफ 50% ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है उनके अंदर
50% जो स्टेक है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। पहली रिकमेंडेशन ये थी। कई बार इसकी रिकमेंडेशन भी आ जाती है यूजीसी नेट के एग्जाम के अंदर, है ना। और जो प्राइवेट कंपनीज है एंटर इनटू इंश्योरेंस सेक्टर, दे शुड हैव कैपिटल ऑफ ₹1 बिलियन। अगर प्राइवेट कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आ रही हैं तो उनके पास जो कैपिटल है वो 1 बिलियन की होनी जरूरी है ना। और जो है एक और इन्होंने क्या दी थी, रिकमेंडेशन दी थी, दे कैन टाई अप बिटवीन द फॉरेन एंड इंडियन कंपनी। देखिए जब हमारे देश के अंदर एलपीजी का कंसेप्ट आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो इस कंसेप्ट के आने के बाद इस जो मल्होत्रा कमेटी थी इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी जो फॉरेन कंपनी है और इंडियन कंपनी है वो आपस में टाई अप कर सकती हैं, है ना। और क्या रिकमेंडेशन दी इन्होंने, वन कंपनी कैन डील्स आइदर इन जनरल इंश्योरेंस और इन लाइफ इंश्योरेंस। एक कंपनी जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी डील कर सकती है और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी डील कर सकती है। और एक इन्होंने बहुत मेजर बड़ा जो रिकमेंडेशन दिया वो था कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। और इसी का रिजल्ट हुआ कि इरिडा की एस्टेब्लिशमेंट हुई। इरिडा का मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये मैंने इवोल्यूशन में भी बताया था। ये सभी बातें आप इवोल्यूशन के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश हुई 1999 के अंदर, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का जो स्टेटस मिला वो अप्रैल 2000 के अंदर मिला, है ना। और क्या इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स हुए, देखिए गवर्नमेंट ने जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई जो है 22 मार्च 2021 को 49% से बढ़ाकर 74% कर दी, है ना। ये डेट याद रखना कि 22 मार्च 2021 के अंदर जो एफडीआई की जो लिमिट है अब करंट के अंदर कितने परसेंट है, वो 74% है। ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अब अदर रिफॉर्म्स की यदि मैं बात करूं तो अदर रिफॉर्म्स में मैंने आप लोगों को इवोल्यूशन में ही बता दिया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का कंसेप्ट आया था, है ना। जो 28 अगस्त 2014 के अंदर हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई, जिसका बेसिक मकसद था कि जो हमारे देश के अंदर जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंची वहां पर जो हमारी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है वो पहुंचे, है ना। और हर एक नागरिक को जो है सरकार की तरफ से मिलने वाले जो लाभ हैं, जो रुपया पैसा है, जो स्कीम्स हैं, उनका लाभ हर एक नागरिक को मिले, है ना। इसके अलावा जो डिजिटल पेमेंट एंड बैंकिंग के अंदर जो सबसे बड़ा रिफॉर्म आया, जिन्होंने आज पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा रखा है, वो है हमारे देश का बनाया हुआ यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो कि 11 अप्रैल 2014 को एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया गया था, है ना। एनपीसीआई एस्टेब्लिश कब हुई, देखिए एनपीसीआई जो एस्टेब्लिश हुई थी वो दिसंबर 2008 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। जीएसटी का कंसेप्ट 2017 के अंदर, ये सभी हर एक बच्चे को पता है, जीएसटी को लेकर आ गया। हालांकि जीएसटी भी तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2017 को हमारे देश के अंदर ये लागू कर दिया था। और जितने भी कॉम्प्लेक्स अदर टैक्स थे ना, अदर इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे कि हमारे देश के अंदर वैट था, सेल्स टैक्स था, परचेज टैक्स था, इन सभी को रिमूव करके एक सिंगल टैक्स, वन नेशन वन टैक्स लेके आए, जिसका नाम था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है जी, ये थे रिफॉर्म्स इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। यदि आप लोगों को कुछ और ध्यान में आ रहा है तो आप लोग इनके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कमियां क्या है, वीकनेसेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशन। देखिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंकिंग सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, उनके बीच आपस में वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना के चलते। तो सबसे बड़ा जो वीकनेस है वो है कोऑर्डिनेशन का, है ना। प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, ये पूरा चैप्टर आता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब है कि कोई बैंक जब आगे फर्दर लोन देता है ना, मार्केट के अंदर किसी बिजनेसमैन को लोन दे दिया, किसी व्यक्ति को लोन दे दिया, है ना, जब वो लोन रिकवर नहीं होता तो उसी चीज को हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये बड़ी बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूं अभी मैं, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए,
है ना। डिटेल में हम लोग बाद में करेंगे इस चीज को, जब मैं ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट का चैप्टर आप लोगों को करवाऊंगा। प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के अंदर, है ना। आजकल गाड़ी और बाइक्स के ऊपर फाइनेंस होती है, तो इंस्टॉलमेंट की जो रिकवरी है वो टाइम पर नहीं होती, है ना। ये सभी चीजें किसके अंदर आएगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर आएंगी। एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, देखिए गवर्नमेंट का जो बहुत ज्यादा जो है इंटरवेंशन रहता है हमारे देश के अंदर। देखिए किसी पूरे ओवरऑल देखें तो 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड सोशलिज्म इकोनॉमी। जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर कैपिटलिस्ट के भी फीचर होते हैं और सोशलिज्म के भी फीचर होते हैं, है ना। तो हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन रहता है ताकि आम जनता को प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन कई बार जो ये इंटरवेंशन है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी उठानी पड़ती है और आम जनता को भी उठानी पड़ती है। फाइनेंशियल इलिटरेसी, है ना, वित्तीय अनपढ़ता। वित्तीय अनपढ़ता तो हमारे देश के अंदर काफी ज्यादा है आज भी, तो ये भी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है ना। लोगों को काफी सारे लोगों को ये नहीं पता कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ना, इन्फ्लेशन क्या होता है। तो ये सभी चीजें, तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम काम कैसे करता है, तो इस तरह की जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज हमारे देश के अंदर काफी कम। आगे है लैक ऑफ गुड गवर्नेंस सिस्टम, है ना। तो हमारे देश के अंदर जो है गुड गवर्नेंस सिस्टम वो तो शुरू से ही रही है, क्योंकि हमारे देश के अंदर काफी बड़े बड़े स्कैम हुए, चाहे वो हर्षद मेहता स्कैम है, केतन पारेख स्कैम है ना, और भी काफी जो नीरव मोदी स्कैम है, काफी सारे स्कैम हुए हमारे देश के अंदर। और ये सभी स्कैम इसलिए होते हैं क्योंकि जो बॉडी होती है ना, कोई बैंक है, उसके जो टॉप मैनेजर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, वहां के कोई व्यक्ति कोई ना कोई इसके अंदर शामिल डेफिनेटली होते हैं। इसलिए क्योंकि जो किसी कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसको जो है रेगुलेट या चलाता कौन है, टॉप मैनेजमेंट ही तो चलाती है, और उसी की वजह से ही हमारे देश के अंदर स्कैम होते हैं, है ना। वो चाहे तो एक अच्छा गवर्नेंस सिस्टम बन सकता है, वो चाहे तो बेकार बन सकता है। तो इसकी भी काफी कमी रही है हमारे देश के अंदर। फेलियर इन चेकिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना, तो ये भी रही है। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर जो है काफी इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनको इस चीज का पता होगा। कोई एक न्यूज अगर किसी कंपनी की बाहर आ गई तो हो सकता है उसके जो शेयर्स हैं वो एकदम से ऊपर आ गए, एकदम से नीचे भी जा सकते हैं, है ना। जो कंपनी के अंदर के लोग हैं वो आंतरिक जानकारी चुराकर उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। एक्सेसिव फाइनेंशियल स्कैम, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लैक ऑफ कंप्लायंस मॉनिटरिंग सिस्टम, देखिए हमारे जो देश के अंदर रूल्स रेगुलेशन एक्ट तो बना दिए जाते हैं, लेकिन उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीजें तो जब स्कैम हो जाता है तब पता लगती है। लेकिन टाइम टू टाइम इनको मॉनिटर करने के लिए एक अच्छा सिस्टम हमारे देश के अंदर पहले भी कमी थी और आज भी कमी है ना। लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ। जिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 ईयर या उससे कम होती है, वो मनी मार्केट के अंदर डील किए जाते हैं। इनकी लिक्विडिटी जो है वो काफी हाई होती है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की, है ना। तो मनी मार्केट का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप लोग देखोगे कि कितने लोग ही ट्रेजरी बिल खरीदते हैं, कितने लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदते हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कितने लोग कमर्शियल पेपर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप लोगों को ये चीजें काफी जो है वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगी, प्रैक्टिकल में ये चीजें कम है, प्रैक्टिस में कम है। लेकिन शेयर्स डिबेंचर्स का जो प्रैक्टिस के अंदर आप देखोगे तो वो ज्यादा है, वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। तो इसलिए कहते हैं लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ द रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स करने के मेन एम्स क्या हैं, रिफॉर्म्स क्या हुए, बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, है ना। इसके अलावा और हम लोगों ने पढ़ा कि वीकनेस हमारे देश के अंदर, हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो आज होता है हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके बता दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें जुड़ सकते हैं। एग्जाम कैपिटल का पेज है, आप लोगों को मिलेगा, लिंक आप लोगों को इन सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मेरी पर्सनल आईडी भी मैंने आप लोगों के लिए मेंशन कर दी है, IM राहुल जांगड़ा के नाम से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नोट्स एंड अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप हमसे जुड़ी रहे हैं, वीडियो लेक्चर देखते रहिए, है ना। और फेसबुक पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और ये PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए ठीक है जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।